हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर सेतु डिस्टकारी। ठीक है, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हम रेक्टिफायर्स को पढ़ रहे थे कि रेक्टिफायर्स क्या होते हैं और उनकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो रेक्टिफायर्स में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ा था। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर था अपना और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं, इनसे जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होती है, हमारी पल्सेटिंग डीसी होती है। ठीक है, तो उस पल्सेटिंग डीसी में रिपल फैक्टर्स को कम करने के लिए, यानी जो रिपल उसके अंदर होते हैं, जो पल्सेज उसमें होती हैं, हमारे जो स्पंद विद्यमान रहेंगे, उनको हम कम करने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो उन स्पंद को कम करने के लिए हमने फिल्टर्स लगाए। फिल्टर्स के अंदर हमने 4 प्रकार के फिल्टर्स पढ़े, जो हमारे शंट कैपेसिटर फिल्टर था, एल सीरीज फिल्टर था, ठीक है, और एलसी फिल्टर था और पाई सेक्शन फिल्टर था। तो इन फिल्टर्स को हमने यूज किया था। अब जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा, वहां पर क्या था कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इनपुट होगा, ठीक है, जो हमारी इनपुट वेव होती है, हमारी जो निवेशी तरंग है, क्या होगा, उसका सिर्फ हाफ पार्ट ही क्या होता है, यूजफुल रहता है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ क्या करता है, हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया, हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह फुल वेव रेक्टिफायर को यूज किया। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ में ये प्रॉब्लम थी कि वो हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करता है, तो क्या किया गया, उसकी जगह फुल वेव रेक्टिफायर को यूज किया गया। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा कि जो कंप्लीट साइकिल है उसका हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो इस प्रकार होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये हमें पल्सेटिंग डीसी जो थी वो कंप्लीट साइकिल के लिए, यानी कि जो फुल वेव है उसके लिए मिल जाती है, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है, और साथ में क्या हो रहा था कि इससे हमारे जो इसकी एफिशिएंसी होती है उससे ज्यादा एफिशिएंसी थी, ज्यादा अच्छा था ये। ठीक है, अब जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसके अंदर जो डायोड यूज किए जाते हैं, ठीक है, यहां पर एक चीज आती है अपने पास में, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये अपन ने नहीं पढ़ा था जब हम रेक्टिफायर पढ़ रहे थे। ठीक है, अब मैं लिखवा देती हूँ कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज होता है अपना ठीक है, प्रतीक शिखर वोल्टता हम इसको बोलते हैं। ये वो वोल्टेज होता है जब डायोड किसमें होता है, रिवर्स बायस में होता है, यानी जब कंडक्शन नहीं कर रहा होता है, उस कंडीशन में डायोड के ऊपर जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वो क्या होता है, हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है, वह अधिकतम वोल्टता जो डायोड में चालन न होने की स्थिति में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है, पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV, प्रतीप शिखर वोल्टता
कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, पीक इनवर्स वोल्टेज होगी। और ये जो वोल्टेज है उसको सहन करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए डायोड के अंदर। ठीक है, डायोड में इसे सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अर्ध तरंगितकारी यानी जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा कि जो अपने पास में पीक इनवर्स वोल्टेज है वो क्या होगा कि जब डायोड में कंडक्शन नहीं हो, यानी जब डायोड रिवर्स बायस में हो। डायोड रिवर्स बायस में कब होगा, जब हमारे पास में पी टर्मिनल पर क्या हो, नेगेटिव हो, और एन टर्मिनल किससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव से हो। ठीक है, इस कंडीशन में क्या रहेगा, डायोड रिवर्स बायस में होगा। जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो क्या हो जाएगा कि उस कंडीशन में ये कंडक्शन नहीं कर रहा होता है, तो हम इसे क्या मानते हैं, एज ए ओपन सर्किट मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जितनी इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है वो इसके ऊपर होगी, यानी जो हमने इनपुट अप्लाई कर रखा है उसकी मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, EM है, जो उसका शिखर मान है वो कितना है, EM है। तो ये EM अब यहाँ पर उपस्थित होगा। ठीक है, पूरा का पूरा EM क्या होगा, यहाँ पर होगा। जैसे हमारे पास में किसी सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, ये हमारी बैटरी है। अगर इस सर्किट में कंडक्शन हो रहा है, जैसे मान लो थोड़ा इसको बड़ा बना देती हूं मैं, यहाँ पर इस प्रकार है ये, तो जब इसमें से करंट फ्लो हो रही है तब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, और करंट हमारी फ्लो होगी। लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये दो जो टर्मिनल्स हैं यहाँ की वोल्टेज क्या होगी, जितनी ये वोल्टेज है, जैसे मान लो अगर ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट ही होगी। ठीक है, तो वैसे ही क्या हो जाएगा कि जब डायोड कंडक्शन नहीं कर रहा होता है तो वहां पर जो हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता थी जो कि हमने इनपुट दिया था, उसकी जो पीक वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू क्या होगी, इस डायोड के ऊपर वोल्टेज होगा। ठीक है, और ये हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज है। ठीक है, तो रिवर्स बायस वोल्टेज में हम जानते हैं कि डायोड के अंदर क्या हो जाता है कि इसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, डायोड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जो डायोड की रेटिंग होगी, यानी जब डायोड खरीदे जाएंगे या लगाए जाते हैं जो डायोड, तो उनकी रेटिंग में हमें देखना होगा कि इसकी जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, ठीक है, उसके बराबर जो यूज कर रहे हैं सर्किट के अंदर वो क्या होना चाहिए कि जो EM की जो वैल्यू होगी उसके बराबर की क्या होनी चाहिए, इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने पास में हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इसके अंदर EM आता है इसका मान, और जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंदर क्या आता है, 2EM होता है इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा, जो हमारा डायोड लगा है वो इस तरह से होगा। ठीक है, ये हमारी इसकी सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफॉर्मर की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये ओपन होगा तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, EM जो मान था वो इसके ऊपर होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया कि डायोड में इस रिवर्स बायस वोल्टेज में, यानी रिवर्स बायस में उस पर जो अधिकतम वोल्टेज आएगी इसको सहन करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए क्योंकि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तब तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और उसमें से करंट फ्लो हो रही होती है। ठीक है, और रिवर्स बायस में क्या होगा कि वहां पर पूरा का पूरा वोल्टेज उसके ऊपर होगा। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए PIV का मान
ई एम तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए टू ई एम होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसके अंदर क्या होगा, जब एक डायोड कंडक्शन के अंदर होगा, ठीक है, तो जो दूसरा वाला डायोड है वो रिवर्स में होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक ईएम उसके लिए होगा और दूसरा इसके पी टर्मिनल पर होगा, तो वहां पर अपने पास में क्या आ जाता है, टोटल 2 EM वैल्यू आती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो अपने पास में पीक इनवर्स वोल्टेज है वो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 EM होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था वो तो क्या करता है, हाफ वेव को भी रेक्टिफाई करता है, तो उसकी जगह फुल वेव रेक्टिफायर यूज किए गए। अब जो फुल वेव रेक्टिफायर था उसकी भी कुछ कमियां थी। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या होगा कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी कुछ कमियां होंगी, ड्रॉबैक्स होंगे उसके। एक तो क्या होगा कि उसमें सेंटर टेपिंग की जाती है। ठीक है, सेंटर टेपिंग की वजह से, या हम कहें मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर था वो किस प्रकार से लगाया हुआ था, इस तरह से था, सेंटर टेपिंग की हुई थी। तो सेंटर टेपिंग की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मर हम इसमें यूज करते हैं उसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस वजह से क्या रहता है कि ये इसका आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो अपने पास में ये इसकी कमी रहेगी कि इसमें सेंटर टेपिंग की वजह से इसका आकार बड़ा होगा। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा अपने पास में होता है सॉरी, तो यहां से अपने पास में सेकंड क्या हो जाएगा कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी आई, 2 EM आती है। ठीक है, यानी जो हमारा इनपुट है उससे डबल हमारी क्या होगी, डायोड पर पीक इनवर्स वोल्टेज होगी। यानी जो डायोड यूज करेंगे उनके लिए पीक इनवर्स वोल्टेज की जो, या फिर जो उनकी रेटिंग होगी, अनुमतांक उनके लिए यूज किए जाएंगे, वो क्या होने पड़ेंगे, 2 EM के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम दो प्रॉब्लम्स आएंगे इसके अंदर कि एक तो सेंटर टेपिंग होने की वजह से आकार बड़ा होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो डायोड है उनको 2 EM वैल्यू का लेना होगा। ठीक है, जहां पर EM क्या है, जो हमारी निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका शिखर मान, इनपुट एसी वोल्टेज की पीक वैल्यू। तो ये डायोड इससे डबल के हो गए। ठीक है, तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर को यूज किया जाता है। ठीक है, सेतु दृष्टिकारी को यूज करते हैं। सेतु दृष्टिकारी के अंदर अब हम, ठीक है, तो ये दोनों कमियां नहीं रहेंगी इसके अंदर। सेतु दृष्टिकारी के अंदर इसमें सेंटर टेपिंग की जरूरत नहीं होती, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि जो डायोड होंगे अपने, ठीक है, डायोड के ऊपर जो पीक इनवर्स वोल्टेज का मान होगा, प्रतीप शिखर वोल्टता, वो कितनी होगी, EM के बराबर ही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि एक तो प्रतीप शिखर वोल्टता PIV का मान क्या रहेगा, EM ही रहेगा, और सेंटर टेपिंग की आवश्यकता नहीं होगी। मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इन दो कमियों को इसमें दूर किया जा सकता है। अब अपने पास में जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेतु दृष्टिकारी है। ये किस पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका जो सिद्धांत होता है वो किसका होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है। 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। जिस प्रकार व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर चार हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं PQRS, हम रेजिस्टेंस लेते हैं वहां पे, उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पर चार डायोड यूज किए हुए हैं। ठीक है, जिस प्रकार इसके अंदर रेशियो लेते हैं इनका, उसी प्रकार क्या होगा, यहाँ पर डायोड की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का होगा, और इसे हम इसीलिए क्या कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसेस की, इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है रेक्टिफाई करने की। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये अपना इतना इतना पार्ट तो क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। इसकी ट्रांसफॉर्मर की जब प्राइमरी कॉइल जो होगी, इसकी प्राथमिक कुंडली, इस प्राथमिक कुंडली पर हम क्या करें, प्राइमरी जो इसकी कॉइल है, कॉइल पर अगर वोल्टेज जो है VI वो कितना होगा, EP sin ओमेगा t अगर है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉइल पर अपने पास में कितना आएगा, VS इक्वल टू NEP sin ओमेगा t। ठीक है, ये हमें पता है कि अगर इनपुट इतना होगा ट्रांसफॉर्मर का, तो सेकेंडरी कॉइल पर कितना हो जाएगा, NEP sin ओमेगा t, जहां पर N क्या होता है, इसकी जो फेरों की संख्या, वो अनुपात होगा, रेशियो होगा इनका, जो ये टर्न्स है इनके। ठीक है, तो यहां तक अपने पास में हमें ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट हुआ। अब ये जो डायोड लगे हुए हैं, चारों सर्वसम डायोड होते हैं, इन डायोड का क्या करते हैं कि जब E हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसकी कार्य प्रणाली जो होगी, वर्किंग जो होगी, ठीक है, वर्किंग में क्या होगा कि जब E पर विभव क्या होता है, धनात्मक होता है, जब E पर वोल्टेज पॉजिटिव होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, E पर हमारा पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में F पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, जब E पर क्या है, विभव धनात्मक है, तथा F पर ऋणात्मक होगा उस कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा कि डायोड D1 और D3 किस में होंगे, ऑन कंडीशन में होंगे, ये कंडक्शन चालन कर रहे होंगे। तो जब डायोड D1 और D3 ऑन कंडीशन में रहेंगे, तो हमारा जो करंट का पाथ होगा वो किस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, डायोड D2 और D4 इस कंडीशन में क्या रहेंगे, रिवर्स रहेंगे। हमारा D1 ये फॉरवर्ड कैसे होगा, क्योंकि D1 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस प्रकार अपने पास में, इसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, E से, और E पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और जो अपने पास में D3 है, ठीक है, D3 के अंदर क्या हो रहा है, D3 का ये वाला जो टर्मिनल है, N टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, F से। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, अब अपने पास में D3 किसमें हो गया, N अगर नेगेटिव से है तो ये किसमें रहेगा, फॉरवर्ड वाइस में होगा, क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में N नेगेटिव से होता है और P पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। तो यहां से अपने पास में D3 जो है वो भी किसमें हो जाएगा, कंडक्शन स्टेट में होगा। ठीक है, तो अब अपने पास में जब डायोड D1 और D3
ऑन कंडीशन में है, तो करंट का पाथ क्या रहेगा, ई ए। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये अपना बी पॉइंट है। सबसे पहले अपन इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या हमने यूज किया हुआ है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, D1, D2, D3 और D4 चार क्या है, डायोड है। और यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, RL यूज किया हुआ है। RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, और RL के टर्मिनल्स पर क्या मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज EDC मिलेगी। ठीक है, ये हमारी पल्सेटिंग डीसी जो होती है वो हमें मिल जाएगी। और इसके अंदर भी क्या होगा, जो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह क्या करता है, पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा, यानी कंप्लीट साइकिल यूज होगी इसके अंदर। तो यहां से जब अब अपने पास में क्या है, ई पर पॉजिटिव और एफ पर नेगेटिव है, तो डायोड D1 और D3 किस में है, ऑन कंडीशन में है। तो यहां से करंट का जो पाथ होगा वो क्या होगा, D1 के थ्रू करंट फ्लो होगी। ठीक है, EABCF ये क्या रहा, करंट का पाथ होगा, क्योंकि ये दोनों जो डायोड हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कनेक्टेड हमारे डायोड थे वो किस में है, रिवर्स बायस में है। तो हम बात करें कि एज ए ओपन सर्किट हो गया यहाँ से, तो टर्मिनल ठीक है इस प्रकार बन जाएंगे। तो ये तो दोनों ओपन हो गए, इस कंडीशन में ये दोनों किस में है, फॉरवर्ड बायस में। तो ये क्या होंगे, एक तरीके से शॉर्ट होंगे, यानी यहां से करंट क्या होगी, फ्लो होगी। तो करंट का जो पाथ हुआ वो इस प्रकार हुआ, वहां पे हम एरो देख सकते हैं एफ के थ्रू। फिर ये अपना जो पूरा पाथ होगा इस तरह से कवर रहेगा। ठीक है, तो EABCF क्या होगा, करंट का पाथ होगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब E पर विभव धनात्मक और F पर ऋणात्मक है तो डायोड D1 तथा D3 किसमें होंगे, चालन अवस्था में होंगे। डायोड D1 और D3 चालन अवस्था में होंगे तथा D2 व D4 किसमें होंगे, रिवर्स बायस में होंगे, उत्क्रम बायसित होंगे। ठीक है, अतः धारा का जो पथ होगा, धारा का पथ EABCF होगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, करंट का पाथ हो जाएगा EABCF। और हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, सेम है अपना जो गैप है वो। ठीक है, तो ये अपने पास में D1 व D3 से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात करें कि जब E हमारा नेगेटिव है और F क्या है, पॉजिटिव है। इसको लिख लें एक बार, फिर हम निकालते हैं कि अगर हमारा E नेगेटिव और F पॉजिटिव होगा तो करंट का जो पाथ होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे कि जब क्या होगा, E पर विभव ऋणात्मक। ठीक है, E पर विभव क्या रहे अपना, ऋणात्मक होगा तथा F पर क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, E पर हमारा नेगेटिव होगा और F टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी हमारी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डायोड D1 और D2 और D4
किस में होंगे, चालन अवस्था में होंगे, कंडक्टिंग स्टेट में होंगे, ठीक है। और D2 और D4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D1 और D3 किस में होंगे, उत्क्रम बायसित होंगे, रिवर्स बायस में होंगे। रिवर्स बायस में होंगे। तो यहां से अपने पास में वैल्यू आ गई कि डायोड D1 और D3 अब क्या है, रिवर्स में है, और डायोड D2 और D4 किस में है, फॉरवर्ड में है। तो अब जो करंट का पाथ होगा वो क्या होगा, तो अब हम देख सकते हैं कि डायोड D1 और D3 एज ए ओपन सर्किट होंगे और डायोड D2 और D4 एज ए शॉर्ट सर्किट होंगे, ठीक है। तो यहां से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, जो अपना E टर्मिनल है, यहाँ से ये अपना F टर्मिनल है और ये अपना क्या है, E टर्मिनल है, ठीक है। तो E और F, E अब नेगेटिव है और F क्या है, पॉजिटिव है। तो अब करंट का पाथ क्या होगा, D2 अपना फॉरवर्ड में है, ठीक है, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में है, तो यहां से ये करंट का पाथ रहेगा, ठीक है। ये करंट का पाथ हुआ, ये जो पहले वाला एरो हमारा, जो फर्स्ट हमारा पाथ था उसके कारण है, क्योंकि तब भी क्या हो रही थी, करंट इसी डायरेक्शन से फ्लो हो रही थी। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा RL है, RL से करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, यही रहेगी, चाहे D1 या D3 की वजह से कंडक्शन हो या D2 या D4 की वजह से कंडक्शन हो, करंट की डायरेक्शन यही रहेगी। यानी इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव नेगेटिव यही रहेगा। इसकी वजह से आउटपुट हमें क्या मिलेगा, यूनिडायरेक्शनल मिलेगा, एक दिशिक मिलेगा, यानी ऊपर की वाली साइकिल हमें, यानी ऊपर की फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव ही मिलेगा। इस प्रकार रहेगा आउटपुट, ठीक है। तो ये अपने पास में RL पर वोल्टता हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अब पाथ होगा हमारा F A B, ठीक है, B से फिर अपने पास में आ जाएगा ये C, ठीक है, C, और C के बाद में ये जाएगा किस पे, अपना E टर्मिनल पे, ठीक है। C के बाद में अपने पास में हो जाएगा E टर्मिनल पे, और E से वापस किस पे आ जाएगा, ये इस तरीके से। अब हमारा जो कंप्लीट सर्किट होगा वो इस फॉर्म में होगा। यानी हम यहां से क्या मान सकते हैं कि जो हमारा D2 डायोड और यहाँ पर जो हमारा D1 था और D3 था, ये क्या है, अब ओपन की तरह हैं, ठीक है। तो यहां से D1 और D3 तो क्या हो गए, एज ए ओपन हो गए, और जो करंट का पाथ होगा वो अब ये वाला हो गया, F A B C E, ठीक है। यानी करंट का पाथ अब होगा F A B C E, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, RL से इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः इस अवस्था में धारा का पथ F A B C E होगा, ठीक है। यह हमारा पाथ होगा और ये आउटपुट फॉर्म होगी D2 और D4 की वजह से, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा, ठीक है। इसको लिख लें एक बार, ठीक है। तो हमारा जो टोटल आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट आ जाएगा कंप्लीट साइकिल अपनी, ठीक है। ये इसका टोटल आउटपुट हो जाएगा ब्रिज रेक्टिफायर का। और इसके अंदर अब हम बात करें लोड RL में से प्रवाहित धारा की, करंट की,
वो क्या होगी, I1 इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस प्लस, यहाँ पर जो हमने फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या किया था, वी एस अपॉन आर प्लस आर एल, ठीक है, जहां पर आर क्या था, सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस प्लस डायोड का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अब एक साथ दो डायोड कंडक्शन में हैं, तो आर एस प्लस 2RF प्लस RL, ठीक है। और ये अपने पास में हो जाएगा EM साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय RS प्लस 2RF RL, ठीक है। और ये जो हमारा I1 है इसको हम लिख सकते हैं IM साइन ओमेगा टी, जहां पर t क्या है, 0 से t/2 के लिए, ठीक है। और अपने पास में इसकी जो वैल्यू होगी I2 की, इस कंडीशन में I2 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। I2 किसकी वजह से है, D2 और D4 की वजह से। और जब हम आगे की बात करेंगे, यानी हमारी जो साइकिल है वो t/2 से क्या रहेगी, t तक होगी, तब अपने पास में क्या आ जाएगा, I1 0 आ जाएगा और I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का VS अपॉन RS प्लस 2RF प्लस RL इक्वल टू माइनस का IM साइन ओमेगा टी, ठीक है।